अरविंद केजरीवाल जी ने तो मुझसे मीटिंग भी की थी ना, मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया था। और मैं किसी नेता से मिलने नहीं जाता हूँ सिवाय एक मुद्दे के अलावा। ईवीएम के बारे में अगर मुझसे कोई हेल्प मांगता है तो मैं किसी भी नेता के पास जाने को तैयार हूँ, विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। ममता बनर्जी साहिबा से ज़्यादा ताकतवर नेता कम से कम मायावती जी को छोड़ के तो है नहीं कोई भी। और मायावती जी भी संघर्ष का रास्ता तो त्याग ही चुकी हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या योगी जी बनेंगे या नहीं बनेंगे। दूसरा सवाल नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर लेगा तब भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ। एक भी ईवीएम में वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं तो आप क्या लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बेईमानी और धोखाधड़ी हो रही है, और वो लोग कितने बड़े ईमानदार या बेईमान हैं जो ईवीएम को डिफेंड करते हैं आके और देखने में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लगते हैं। नेक्स्ट सीएम जो बनने के मतलब जनता को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है वो नहीं बन रहे। तो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही क्यों साथ नहीं दे रहे मेरा, क्यों नहीं दे रहे। इसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो वो आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए हैं या उनके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी पार्टीज में, वो उन्होंने उनको अपने चुंगल में जकड़ रखा है, उनको गुमराह कर रखा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग 10 महीने का वक्त बचा हुआ है। मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनना है, अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री बनना है और चंद्रशेखर आजाद को तो मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। लेकिन सवाल है ये लोग मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे। बिहार देख लिया, पश्चिम बंगाल देख लिया, असम देख लिया और अन्य राज्यों को भी देख लिया, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो पता चलता है भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बना ली। तो ये लोग मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, मैं आज इसी को लेकर के बातचीत करूंगा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के धुरंधर वकील महंत प्राचा जी हैं। सर, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबके सपने एक समान हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा? संभव होना जरूरी है, मतलब ये कोई बहुत आवश्यक कार्य है जो बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने का सपना भी नहीं ले रहा है। जो भी ऐसा बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, सपना भी नहीं ले रहे हैं। इन सबको पता है कि ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई चांस ही नहीं। ममता बनर्जी साहिबा से ज़्यादा ताकतवर नेता कम से कम मायावती जी को छोड़ के तो है नहीं कोई भी। और मायावती जी भी संघर्ष का रास्ता तो त्याग ही चुकी हैं। मैं ममता बनर्जी साहिबा से ताकतवर नेता सिर्फ मायावती जी को मानता हूँ, लेकिन वो संघर्ष ही नहीं कर रही हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। सबको पता है। सवाल सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या योगी जी बनेंगे या नहीं बनेंगे। दूसरा सवाल नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर लेगा तब भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ। कैसे, क्यों? ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, यूं इसके बारे में कोई मैं नई बात तो बोलता नहीं हूँ। मैं तो जो बात बोलता हूँ शुरू से आखिर तक एक ही बात बोलता हूँ। जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे, चुनाव मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ईवीएम का ही बनेगा। ईवीएम अभी किसके हाथ में है? हमारे मोदी जी के हाथ में, हमारे अमित शाह जी के हाथ में, और उनके माध्यम से उनके कार्यकर्ता जो चुनाव आयोग में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनके हाथ में। तो चुनाव कौन जीतेगा? कोई और जीतने का सवाल ही नहीं है। आप चाहे कितनी कहानियां गढ़ते रहो, कितनी बातें करते रहो, कितना एक दुनिया को दिखाने के लिए भाग दौड़ करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सर, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हैं। सवाल है कि अदालत में कोई पिटीशन क्यों नहीं दायर होता, और अगर दायर भी होता है तो खारिज क्यों हो जाता है? हमारा तो कोई पिटीशन खारिज नहीं हुआ आज तक। जो लोग हारने के लिए केस डालते हैं बिना तैयारी के और मिली भगत करके, उन्हीं के केस खारिज होते हैं। और मैं ये बात तब कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ, पहली बात तो किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में आज भी इतनी ताकत बची है। अगर दिमाग लगा के, अगर मेहनत करके, अगर पूरी जद्दोजहद करके केस लड़े जाएंगे तो जीतने का तब भी चांस रहता है। लेकिन अगर केस हारने की नियत से ही लड़े जाएंगे, मुंह दिखाने के लिए और आरएसएस और बीजेपी को और मजबूत करने के लिए केस लड़े जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़े जाएंगे, तो वो लोग तो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं, हारने के लिए लड़ते हैं और हार जाते हैं। इसमें कौन सा चमत्कार बीजेपी और आरएसएस कर रही है? जिन लोगों को पता ही नहीं है
जिन लोगों ने रिसर्च ही नहीं की है टॉपिक्स पे, वो क्योंकि नाम बड़े बड़े हैं जो आरएसएस और बीजेपी नहीं, बड़े बड़े नाम जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, ये सब आर्टिफिशियल नेता हैं ना जो बीजेपी द्वारा क्रिएट किए गए। अब उनको भेज देंगे वहाँ, नाम उनके बड़े बड़े कर ही रखे हैं आरएसएस और बीजेपी ने, वो जाएंगे और हार के आ जाएंगे। जनता ये सोचेगी कि इतने बड़े लोग हार गए तो इसका मतलब कोर्ट को बुराई देने लगेंगे। बट ये लोग तो खुद बिना तैयारी के या उल्टी बात कह के जाते हैं, हारने के लिए ही केस लड़ते हैं ये सब। इसमें मुझे तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। आप जब ईवीएम का जिक्र करते हैं तो पहले ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, अब वीवीपैट ऐड कर दिया गया है, तो उसमें से वेरिफिकेशन के लिए पर्ची निकलती है कि आपने जिसके पक्ष मतदान किया उसको आपका मत गया या नहीं गया। अब तो ट्रांसपेरेंसी है। गिना कौन, मत देना इंपॉर्टेंट है या मत गिना जाना इंपॉर्टेंट है, बताओ आप। या तीसरी चीज जो सही बात है, जो कानूनी बात है, जो हमारी बात है, जिसको जनता ने, वोटर्स ने वोट दिया उन्हीं का गिना जाना इंपॉर्टेंट बात है, सही तरीके से गिना जाना इंपॉर्टेंट बात है। इन तीनों चीज़ों में बहुत फर्क है। वोट आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किसी को भी दिया, वीवीपैट में क्या वही वोट पहुंचा? पहली बात। जो हमने ईवीएम में जो बैलेट यूनिट है उसमें बटन दबाया, क्या वीवीपैट में वही पर्ची निकली या नहीं निकली? पहला सवाल वो। और दूसरा सवाल वो जो पर्ची जमा हुई है वीवीपैट के जो डिब्बे में, मिसमैच की बात आप कर रहे हैं। मिसमैच, और जो जैसी निकली है, जो थर्मल प्रिंटिंग होती है, अभी ये सब बातें जो बड़े बड़े नेता बनते हैं उनको पता है क्या? वो थर्मल प्रिंटिंग के बाद वैसी की वैसी रहती है जब काउंटिंग होती है या नहीं रहती? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि क्या ये थर्मल प्रिंटिंग के बाद वीवीपैट की पर्चियां काउंट होती हैं या नहीं होती? काउंट तो वो चीज़ हो रही है मशीनों में जो वोट ही नहीं है, तो जो वोट ही नहीं है वो काउंट कर रहे हो आप। ये तो उनका जो सिस्टम है, जो चुनाव आयोग का सिस्टम है, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। जो वोट ही नहीं है वो काउंट कर रहे हो आप, और फिर मशीनों के माध्यम से काउंटिंग में ही तो गड़बड़ होती है, वोट देने में गड़बड़ नहीं होती है इतनी। वोट देने में गड़बड़ जो होती है ना, जैसे एसआईआर में वोट कटवा दिए, अपने नकली वोट बनवा लिए आरएसएस और बीजेपी ने, ये काम तो वो दशकों से करते आ रहे हैं उनके पन्ना प्रमुख। अब थोड़ा इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े लेवल पे करते हैं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों को ही अपना कार्यकर्ता बना लिया है। मगर ये काम तो एक है ना गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ी जो है बड़ी वाली, कि वोट किसी को पड़े, गिने किसी और के गए, वो ईवीएम के माध्यम से होता है। इसमें कौन सी मुश्किल बात है समझने के लिए, ये बताओ आप मुझे। क्या वीवीपैट की पर्चियां, पहले तो वो पर्चियां वही हैं जो वोट पड़े हैं नहीं है, वो मिसमैच। और दूसरा, जो अगर एक प्रिंटिंग हुई है तो क्या वो बदली नहीं जा सकती? ये सब टेक्नोलॉजी समझने के लिए दिमाग चाहिए, रिसर्च चाहिए। वो हमारे लोग करते नहीं हैं। भाषण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और ईवीएम को डिफेंड करने पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति ईवीएम को डिफेंड करता है वो या तो बेवकूफ़ है, समझदार नहीं है, और या फिर आरएसएस से मिला हुआ है। तीसरा कोई इसमें संभावना है ही नहीं। लीगल प्रोसेस क्या है, गाइडलाइंस क्या रही हैं चुनाव आयोग की इस पर? चुनाव आयोग बाकायदा सीसीटीवी लगाता है, और एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में सीसीटीवीज लगाते हैं, चुनाव आयोग को लगाए जाते हैं। लगाने से मसला हल हो जाएगा, या वो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो जनता के सामने प्रस्तुत करने से मसला हल हो जाएगा? चौकीदार खड़ा कर दिया, लेकिन चौकीदार के मुंह पे ताला लगा दिया। अगर बैंक में डकैती, चौकीदारी चोर है आप ये कहना चाहिए? चोर नहीं है, चलिए ईमानदार है। मैं तो सीसीटीवी फुटेज को अभी बेईमान नहीं कह रहा हूँ, ना वीडियो फुटेज जो होती है उसे बेईमान नहीं कह रहा हूँ। ये चौकीदार हैं, मगर इनके तो मुंह पे ताला लगा दिया गया, इनको तो बोलने ही नहीं दिया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज तो दी नहीं जाएगी। अगर हम अदालत से मुश्किल तरीके से मेहनत करके जीत भी जाएंगे तो कानून बदल देगी सरकार, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये लोग समझदार नहीं हैं क्या? सब समझदार हैं। जितने विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं वो सब समझदार हैं, लेकिन कब्जे में है किसके? उनकी पार्टीज के अंदर जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं, उनके कब्जे में है। बुनियादी प्रॉब्लम ये है, सबको पता है। गाइडलाइंस क्या है चुनाव आयोग की? हम सीसीटीवी फुटेज को दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, या आचार डालने के लिए उस सीसीटीवी को लगाया जाता है, या सिस्टम को, स्टोरेज को भरने के लिए सीसीटीवी को लगाया जाता है? धोखा देने के लिए, कि आपको गुमराह करने के लिए तो हमने कैमरे लगा रखे हैं कि जी देखो हम तो कितने साफ पाक सुथरे हैं, ईमानदार हैं। अगर हम ईमानदार ना होते तो कैमरे क्यों लगाते, रिकॉर्डिंग क्यों कराते?
रिकॉर्डिंग कराने के लिए रिकॉर्डिंग थोड़ी होती है, रिकॉर्डिंग करके दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग होती है। ईमानदारी का सबूत वो है कि जो आपने कैमरे लगाए उसकी आप वीडियो फुटेज जनता के सामने प्रस्तुत करो। और जो खुद कानून कहता है, मैं आपकी और भी बड़ी एक मजेदार बात मैं कहता हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरे देश में ये सारे स्लीपर सेल्स, जो बड़े बड़े हमारे वकील और नेता बनते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ मिली भगत से पिटीशंस डालने, हमारे योगेंद्र यादव साहब, हमारे SY कुरैशी साहब, बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहा हूं मैं, या जो भी लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो भी रह चुके हैं, वो मुझे पूरे देश में एक EVM की मशीन पे, सिर्फ एक पोलिंग बूथ में 1 या 2 ही मशीनें होती है ना मैक्सिमम, उसमें से पूरे देश में किसी भी चुनाव में एक मशीन में से जो प्रोटोकॉल है, जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, चुनाव आयोग की खुद जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट में बताई गई थी कि हमारा EVM का सिस्टम इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हम ये सुरक्षित चीज़ें, सुरक्षित गाइडलाइन फॉलो करते हैं। पूरे देश में एक चुनाव में, किसी भी चुनाव में एक मशीन पे वो गाइडलाइंस पूरी करते हुए दिखा दें SY कुरैशी साहब, योगेंद्र यादव साहब या कोई भी साहब, तो मैं माफ़ी मांगूंगा देश से। अब अगर एक भी मशीन में, एक भी EVM में वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं, तो आप क्या लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बेईमानी और धोखाधड़ी हो रही है, और वो लोग कितने बड़े ईमानदार या बेईमान हैं जो EVM को डिफेंड करते हैं आके, और देखने में RSS और BJP के खिलाफ लगते हैं। ऐसा अगर कोई RSS और BJP का व्यक्ति डिफेंड करे तो वो तो उसका तो जॉब है लोगों को गुमराह करना। जो हमारी तरफ खड़े हैं, जो देश के संविधान को की रक्षा करने वाला बताते हैं अपने आप को झूठा, हम BJP और RSS के खिलाफ हैं ये बताते हैं, हम डेमोक्रेसी के फेवर में ये बताते हैं, वो ऐसी धोखाधड़ी करें तो वो ज़्यादा बड़े धोखेबाज हैं बनिस्बत उनके जो RSS और BJP के कार्यकर्ता हैं, चुनाव आयोग के कार्यकर्ता हैं। गाइडलाइंस फॉलो क्यों नहीं होता? क्यों गाइडलाइंस फॉलो तो होता ही होगा, क्योंकि गाइडलाइंस को तो खुद चुनाव आयोग ने बनाया है, ना कि नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। जिसने भी बनाया है, जैसी भी हैं वो, भले ही पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है वो गाइडलाइन। चुनाव आयोग जो लिखता है अपनी बात को खुद फॉलो नहीं करता। हाँ, हम तो इतना ही बात कह रहे हैं ना, हम कोई हैकिंग और फैकिंग पे तो जा ही नहीं रहे अभी, वो तो एक अलग आयाम है, उसको समझाने में तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को भी बहुत समय, मुझे भी लगेगा। मैं तो अभी सिर्फ छोटी छोटी बुनियादी बात कह रहा हूँ जो जनता की भी समझ में आ रही है, नेताओं की भी समझ में आ रही है। जो इनका खुद का कानून है, जो इनका खुद का प्रोसीजर है, वो फॉलो कर लें, और उस फॉलो करने में CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हर एक चरण में वो दिखा दें हमें, वो दे दें, वो भी उनके कानून में। तो ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है सर ये सब कुछ। कितनी भारी संख्या में, अभी चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले कहा था अजी वो तो कई हजार साल लग जाएंगे गिनने में, वीडियो देखने में। अब जिस बात का उन्हें पता नहीं है मैं क्या बोलूँ। देखिए, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मार रहा हूँ, वो RSS के कार्यकर्ता हैं, उन्हें झूठ बोलना उनकी मजबूरी भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है, और इसी वजह से उन्हें वो पद मिले। ज्ञानेश्वर गुप्ता जो भी चुनाव आयोग में जाएंगे इस समय, वो मोदी जी और अमित शाह जी बैठ के बनाते हैं। राहुल जी इस बार गए थे, उनको चाय पी होगी उन्होंने और आ गए होंगे, क्योंकि 2 के सामने 1 वोट क्या कर लेगा, कुछ नहीं, तो चाय पी के आ गए होंगे अगर वो चाय पीते होंगे। तो उसके अलावा तो उनका कोई रोल था नहीं, बाहर आके उन्होंने विरोध भी किया था। लेकिन बात क्या है, ऐसे व्यक्ति, अब अमित शाह जी और मोदी जी अगर इजराइल देश को अपना फादरलैंड बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं ना प्रधानमंत्री के पद, तो वो कितने ईमानदार देशभक्त हैं, इसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं है। मदरलैंड तो भारत है ना, और फादर हमारे मदरलैंड के कौन है? फादरलैंड वो इजराइल है। वाले। कोई भी इज्जतदार भारतीय जो अगर इज्जतदार नहीं भी होगा, वो ऐसी गंदी और घिनौनी बात बोल ही नहीं सकता। किसी और को फादरलैंड मैं मानूंगा भारतीय, जूते से मारूंगा। आप एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, आपके हिसाब से EVM में वो कौन से रिफॉर्म है जिस होना चाहिए और जिससे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके? देखिए, EVM से चुनाव जो है जिस प्रकार से अभी हो रहा है, बिना जो अभी हमारे देश का कानूनी है उसकी धज्जियाँ उड़ा के हो रहा है, तो EVM पूरी तरीके से गैर कानूनी है जिस प्रकार से, क्योंकि उसका वो जो कानूनी बिंदु है वही फॉलो नहीं हो रहा। EVM को इस्तेमाल करने से पहले जो कानूनी बिंदु होता है वही फॉलो नहीं हो रहा, तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अब ये गैर कानूनी करने का जो कार्य है उसके लिए भी एक SOP है, प्रोटोकॉल है, जिसमें मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ, और जिसको प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है उसका सबसे बड़ा सबूत
प्रोटोकॉल के अंदर ही लिखा हुआ है कि उसकी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज उसकी प्रिजर्व करके रखी जाएगी। ये भी उसी प्रोटोकॉल में ही लिखा हुआ है, उसी प्रक्रिया में ही लिखा हुआ है। वो प्रक्रिया भी मैं आपको कह रहा हूँ पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर मैं इतनी सारी बातें करूँगा तो कोई भी मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मैंने मुद्दा बहुत छोटा, सिंपल और सीधा रखा है। जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया है या नहीं किया है उसका सबूत वीडियोग्राफी में होता है। वो वीडियोग्राफी हमें दे दो, कानून के तहत वो देनी ही है, आपको बदले हुए कानून के तहत भी देनी है, वो दे दो। मैं देश की जनता के सामने दिखा दूंगा, फिर आपको सच पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी एकदम हो जाएगा। इसमें कौन सी गलत बात मैं कह रहा हूँ, बताओ। है ज़्यादा महंगा हो, चुनाव आयोग कुछ पैसे लेकर के उन सीसीटीवी फुटेज को साझा करे। आप लोग हो सकता है दे ना पा रहे हैं, चुनाव आयोग को एक फीस होती है कुछ चीज़ों की, उसी प्रक्रिया में पैसे भी लिखे हुए हैं, वो पैसे हम दे रहे हैं। ये जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और मेरे जैसा नागरिक देश का वो भी ले सकता है, या कोई भी व्यक्ति ले सकता है। उसको पैसे देने होते हैं, वो पैसे देने को मैं तैयार हूँ। देखने काम मेरा है ना, 5000 साल बैठ के तो मैं देखूंगा, जिंदगी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं देखूंगा ना। मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी और दूसरे कुमार जी, आपके पहले क्या नाम था उनका, राजीव कुमार जी। वो मेरी कठिनाइयों को अपने गले में क्यों लटका रहे हैं? मैं अपनी कठिनाइयां अपने आप निपटूंगा, वो दे दें मुझे, देख मैं अपने आप लूंगा। 5000 साल बैठ के देख लूंगा, या मैं देश की जनता को 5 मिनट के अंदर दिखा दूंगा। ये मेरे ऊपर है। मैंने दिखाई भी है ना किस प्रकार से रामपुर के चुनाव में क्या क्या गड़बड़ियां हुई थी, वो मैंने वीडियो में दिखाई भी है। पर बुनियादी बात यह है, जनता तो एक साथ आए कैसे? ये बड़े बड़े नेता जो है विपक्ष के, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए, जो अभी आप भी बता रहे हो कि जो सपने देख रहे हैं, झूठे सपने, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का बनने के, इनको नेक्स्ट सीएम जो बनने के मतलब जनता को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है वो नहीं बन रहे। तो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों साथ नहीं दे रहे मेरा, क्यों नहीं दे रहे? इसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो वो आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए हैं, या उनके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी पार्टीज में, वो उन्होंने उनको अपने चुंगल में जकड़ रखा है, उनको गुमराह कर रखा है। तीसरी कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। आप जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आम जनता ही इस देश की हुक्मरान है, असली मालिक वही है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने इस देश की जनता के हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को बराबर का मालिक बनाया है, स्टेक होल्डर बनाया है, एक वोट का अधिकार देके। अब हमारे देश के नागरिक 80 करोड़ तो मोदी जी बताते हैं 5 किलो अनाज के लिए उन्होंने मोहताज कर रखा है। जो देते हैं उनको 5 किलो अनाज की ज़रूरत पड़ती है, जो एक प्रकार से उन्हीं के पैसे से है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी धांधली करके मोदी जी पहुंचाते हैं उन्हें। तो ये 80 करोड़ लोग और बाकी लोग अगर खुशहाल बनना चाहते हैं, अगर इन दुख और परेशानियों में नहीं फंसे रहना चाहते हैं, जो दुख और परेशानियां आज हमें फेस करने पड़ रही हैं, अगर वो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहते अपने देश का, या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं चाहते जो प्रधानमंत्री की पद पे बैठ के इजराइल जैसे गैर कानूनी देश को, जिसकी अभी कानूनी प्रक्रिया भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है इंटरनेशनल कानून के हिसाब से, उसको फादरलैंड बोले, ये अगर भारतीय नहीं चाहते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं चाहते हैं, तो उन्हें ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसी सरकारों को चुनने का रास्ता खोलना पड़ेगा जो जनता के हित के लिए काम करें और जनता से डरें भी। अभी तो डर ही खत्म हो गया ना। वोट आप किसी को दो, गिना तो नहीं जाएगा ना। सरकार उन्हीं की बनेगी जो ईवीएम कंट्रोल कर रहे हैं। वोट से ही डरना बंद कर दिया लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो जनता की वैल्यू क्या रह गई? ये बाबा साहब का सबसे बड़ा जो एक तरीके से औजार दिया था देश की जनता को, उसको ही खत्म कर दिया ना। तो अब जरूरत इस बात की है, पहले हम अपना जो बाबा साहब का दिया हुआ सबसे बड़ा मूल जो औजार है, हथियार है, या हमारी मालिकाना हक का जो सबसे बड़ा तरीका है, उसको तो हासिल करें, जब भी तो कुछ और होगा। वरना कोई क्यों पूछेगा, मोदी जी किसी वोटर के बारे में सोचे ही क्यों? दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हारना पड़ा परेश वर्मा के सामने, और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। और जो नतीजे पश्चिम बंगाल से सामने आए उसमें साफ तौर पर यही देखा गया कि भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव मैदान में थी, सिटिंग मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाई, वो भी चुनाव हार गई। स्टालिन चुनाव हार गए, और तमाम लोग चुनाव हार गए जो अलग अलग पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता थे। क्या मायने हैं इसके, क्या मतलब निकाले जाएं? कोई मतलब निकालने की आवश्यकता है? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पा रहा है। बचाने
की कोशिश नहीं कर रहा है, बचा नहीं पा रहा तो अलग बात है, बचाने की कोशिश नहीं कर रहा या समझदार नहीं है, दोनों ही सूरतों में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल जी ने तो मुझसे मीटिंग भी की थी ना, मुझे खुद फोन करके बुलाया था, और मैं किसी नेता से मिलने नहीं जाता हूँ सिवाय एक मुद्दे के अलावा। ईवीएम के बारे में अगर मुझसे कोई हेल्प मांगता है तो मैं किसी भी नेता के पास जाने को तैयार हूँ, विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के नहीं।